बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में परचेजिंग करते हैं। बहुत सारे तो फ्रेश बायर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी ये रूटीन की प्रैक्टिस होती है। तो आज की वीडियो फ्रेश बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपने क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट करने होते हैं। स्पेशली अगर आप किसी इंडिविजुअल से कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है कि आपने वो ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवानी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम आपने ट्रांसफ़र करवानी होती है। तो सबसे पहले हम उसके प्रोसीजर को देखेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। आज की वीडियो में हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में दो तरह की ट्रांसफर्स होती हैं, एक इंतकाल रजिस्ट्री वाली और नंबर सेकंड जो आपकी सोसाइटी की अलॉटमेंट्स या ट्रांसफर्स होती हैं। तो दोनों का जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। दोनों में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी अलॉटमेंट वाली जो ट्रांसफर है वो किस तरह से होगी। अलॉटमेंट वाली ट्रांसफर नॉर्मली सोसाइटीज़ में होती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना वो अलॉटमेंट्स करती हैं और जो अलॉटी है वो आगे प्लॉट को जब बेचता है तो वो उस वक्त ट्रांसफर करवाता है। अब अलॉटमेंट के वक्त आपने सबसे पहले तो ये कि ट्रांसफर के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ओरिजिनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सेलर का आईडी कार्ड चाहिए होता है, उसका टैक्स पे का और बाकी जो उसने सोसाइटी के ड्यूज की पेमेंट्स की हुई हैं उन सब का एविडेंस चाहिए होता है। समटाइम्स कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि जी हमें इनकी जो ओरिजिनल रिसिप्ट्स हैं वो ला के दी जाएँ, या फिर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल रिसिप्ट्स नहीं है तो भी आपका प्रोसेस चल जाएगा, उसमें आपको एक अदद एफिडेविट अलग से देना पड़ता है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स चाहिए होती हैं सेलर परचेजर दोनों की, और एक अदद एग्रीमेंट या एफिडेविट या सेल परचेज डीड जिसको कहा जाता है वो साथ आपके रिक्वायर्ड होता है। अब वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो 100 वाला स्टैम्प पेपर एक्सेप्ट करती है, 300 वाला या इससे ज़्यादा मालियत का, या जो भी प्रोसेस वो करना चाहें वो उसके मुताबिक थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ई स्टैम्प अब जो गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाया है आहिस्ता आहिस्ता वो थ्रू आउट द पाकिस्तान इंप्लीमेंट होता जा रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो इस वक्त जो ट्रांसफर्स वगैरह हैं उनके लिए ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ ई स्टैम्प ही डिमांड करते हैं क्योंकि उसकी डेट्स और उसकी जो टेम्परिंग है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद है, पोजेशनेबल प्लॉट है, फाइल नहीं है, तो उसके ऊपर फिर आपको विद होल्डिंग टैक्स या सीवीटी स्टैम्प पेपर ड्यूटीज़ वगैरह इनके जो टैक्सेस हैं ये भी पे करने होते हैं। नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको फैसिलिटेट करती हैं कि वहीं पे सोसाइटी ऑफिस में ही आप ये सारे के सारे ड्यूज़ जमा करवा सकते हैं। हाँ, जमा करवाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी आपने स्लिप लाजमी लेनी है, चालान फॉर्म की जो कॉपी है वो लाजमी लेनी है कि सोसाइटी ने तो आपसे पैसे या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए या पे ऑर्डर या कैश की सूरत में ले लिया, बट क्या उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एफबीआर में आपके नाम की रसीद कटवाई है या नहीं कटवाई। ये ना हो कि बाद में आपको गवर्नमेंट के ड्यूज और ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। अब इसके अलावा और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपका वहाँ पे मेंबरशिप फॉर्म फिल होता है। मेंबरशिप फॉर्म फिल करके आपने वो जमा करवाना होता है सोसाइटी में। एक अदद एनडीसी चाहिए होती है। एनडीसी नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है जो सोसाइटी की तरफ से इशू किया जाता है और वो जो बेचने वाला है वो परचेजर के हक में इशू करवा के देता है। इससे आगे आ जाते हैं कि जी अब इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप लेके किस तरह से चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके जाया जा सकता है कि सबसे पहले तो टोकन बयाना वगैरह करते हैं। आप कुछ अमाउंट पे करके 10-20% पे करके आप डील को मैच्योर करते हैं। डील मैच्योर करने से पहले आपने सबसे पहले प्लॉट की वेरिफिकेशन करनी होती है। खुद पर्सनली जाके सोसाइटी ऑफिस में रिकॉर्ड वेरीफाई करना होता है कि ये प्लॉट सोसाइटी रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं है, इसका स्टेटस ऑन ग्राउंड है, ऑफ ग्राउंड है, लिटिगेशन वाली जगह है या फिर ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर ये क्लियर है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, तो जिससे आप परचेज कर रहे हैं या जिसके साथ आप डील करने जा रहे हैं क्या उसी अलॉटी के नाम पे है, क्या उसी एप्लीकेंट के नाम पे है, या कोई बंदा फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आपको सेल तो नहीं कर रहा। ये चीज़ चेक करने के बाद आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं विद एनडीसी। एनडीसी के साथ आप ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है वो जमा करवा देते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रांसफ़र फ़ी की पेमेंट, मेंबरशिप फ़ी, मस्जिद फंड या जो जो सोसाइटी के ड्यूज़ वगैरह हैं वो आप सोसाइटी को पे करते हैं। सोसाइटी उनके बदले में आपको स्लिप इशू करती है और एक अदद आपको रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट लेटर दे देती है कि हमने आपका केस रिसीव कर लिया। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? इसके बाद अगला प्रोसेस ये होगा कि सोसाइटी आपको अलॉटमेंट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना के देगी, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बना के देगी आपके नाम का। अब जिस वक्त आप ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं तो उस वक्त सेलर और परचेजर
दोनों ने सोसाइटी ऑफिस में आके वहां पे स्टेटमेंट देनी होती है, वहां पे कंफर्मेशन करनी होती है कि क्या बेचने और खरीदने वाला दोनों एग्रीड हैं इस बात पे या नहीं है। दोनों की वहां पे फोटोग्राफ बनती है मुख्तलिफ जगहों पे, सीडीए वगैरह में, जिस तरह से कि वहां पे प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड होती है। परचेजर से पूछा जाता है कि आपने सारी पेमेंट कर दी है, सेलर से पूछा जाता है कि क्या आपको सारी पेमेंट वगैरह रिसीव होगी, या कोई आपका इशू तो नहीं है, या आपकी कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। जब ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद ट्रांसफर का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है। नया जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको हाउसिंग सोसाइटी ने इशू करना होता है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से कंफर्म करें कि जो बंदा वहां पे आपसे ट्रांसफर रिसीव कर रहा है, आप उसके साथ बाकायदा तौर पे इस चीज को तय करें, इस चीज को कंफर्म करें कि आपको कितने दिन में उसका अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि जो 2-2 दफा, 3-3 दफा या जितनी दफा ट्रांसफर हो रही होती है उतनी दफा पोजेशन फीस ले रही होती हैं, या उतनी दफा डिमार्केशन की या अलॉटमेंट की जो फी है वो अलग से चार्ज कर रही होती हैं। कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि जो एक दफा पोजेशन लेटर इशू कर देती हैं, तो उसके बाद जब नया एप्लीकेंट आता है या जिसके नाम पे ट्रांसफर हुई है उसके नाम का सिंपल लेटर पोजेशन का बन जाता है, उसमें आपको किसी और डॉक्यूमेंट की या किसी और फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी आपने सोसाइटी के रिकॉर्ड के मुताबिक, सोसाइटी ऑफिस के एसओपीज के मुताबिक करवाना होता है, बट उसको कंफर्म जरूर कर लें कि जी कोई इसके अलावा और ड्यूज वगैरह तो नहीं है जो आपके जिम्मे पेएबल हों। समटाइम्स हाफ अमाउंट पे भी सोसाइटीज प्लॉट्स को ट्रांसफर कर देती हैं, रिमेनिंग अमाउंट आपने पे करनी होती है। आप अगर कंफर्म नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि इसकी ट्रांसफर फी वगैरह पे हो गई है, इसके सारे ड्यूज क्लियर हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस या कोई सरचार्ज या कोई एरियर वगैरह बकाया तो नहीं है। जब ये सारी की सारी चीजें आप कंफर्म कर लें तो उसके बाद जो सेलर है वो आजाद है। अब आप जाने और सोसाइटी जाने, सेलर आपको अपनी ट्रांसफर देने के बाद आजाद हो गया है। जी अब बात करते हैं ट्रांसफर फी और टैक्सेस वगैरह के बारे में कि जी टैक्सेस वगैरह क्या क्या पड़ते हैं। तो अभी चूंकि रिसेंटली बजट प्रेजेंट हुआ है, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव होगा तो उसके बाद हो सकता है कि इन परसेंटेज में या इस वैल्यूज में चेंज आ जाए, बट अभी राइट नाउ नॉर्मली जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये वाली चल रही है कि आपको 2% ऑफ डीसी वैल्यू, जो डीसी वैल्यू आपके एरिया की जिस जगह पे आपका प्लॉट है उसकी जो डीसी वैल्यू है वो आपने वेबसाइट से देखनी होती है। वेबसाइट से देख के उसका 2% आपने स्टैंप पेपर की ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। इसी तरह से 2% से लेकर 3% तक आपने सीवीटी पे करना होता है। 1% से लेकर 3% तक विदहोल्डिंग टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन कि फाइलर या नॉन फाइलर हैं, वो उस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक आपने पे करना होता है। इसी तरह से जो ट्रांसफर फी है वो हर सोसाइटी की डिफरेंट होती है, और सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है कि आपके जिस ब्लॉक में प्लॉट है उसकी और बाकी ब्लॉक्स की जो ट्रांसफर फी है वो अलग अलग हो। ये आपने सोसाइटी से चेक करना होता है। डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू वो चूंकि आपने मार्केट रेट से डिफरेंट होती है, मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होती है, तो वो आपने वेबसाइट से कंफर्म करना होता है कि डीसी वैल्यू इस एरिया की क्या चल रही है। जी अब बात करते हैं टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग नॉर्मली करते हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। तो बेहतर है कि पहले से आपको पता हो, आपने एक चेकलिस्ट बनाई हुई हो, उस चेकलिस्ट के मुताबिक आप चीजों को कंफर्म करते जाएं। जो जो चीजें अभी तक आपको बताई उनको आपने टिक कर लिया कि हाँ जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी चीज कंफर्म हो गई, वेरिफिकेशन भी होगी, प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए, ओनरशिप भी चेक कर ली, ये भी देख लिया कि आपने जिस बंदे के साथ एग्रीमेंट किया है वो वाकई एक्चुअल में ओनर है प्लॉट का या नहीं है। उसके बाद अब आ जाती है बात कि फाइल या प्लॉट कभी भी बगैर वेरिफिकेशन के सोसाइटी रिकॉर्ड से वेरीफाई किए बगैर कभी भी नहीं परचेज करनी चाहिए। और अगर आप ओपन लैंड ले रहे हैं, इंतकाल रजिस्ट्री वाली, इंतकाल रजिस्ट्री की सूरत में आपने लैंड रिकॉर्ड सेंटर से या जो एडीएलआर का ऑफिस है वहां से आपने, राजी रिकॉर्ड सेंटर है वहां से जाके आपने वेरीफाई करना होता है कि जिसको आप टोकन बयाना कर रहे हैं बंदे को, वो एक्चुअल में मालिक है या नहीं है। इंतकाल रजिस्ट्री के काफी सारे मसले मसाइल हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि होता यह है कि वहां पे चूंकि खसरा नंबर वगैरह लिखा होता है, खेवट लिखी होती है, खतूनी लिखी हुई होती है, जबकि सोसाइटीज में क्या होता है कि प्रॉपर स्ट्रीट नंबर लगा हुआ होता है और स्ट्रीट के बाहर बोर्ड लगा होगा, मैप के ऊपर बोर्ड निशान लगे हुए होंगे, मैप के ऊपर प्लॉट नंबर्स मेंशन हुए होंगे। तो जो प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं वो प्लॉट आपको कंफर्म होगा कि हाँ जी वाकई यही प्लॉट है और इसी की ओनरशिप हो रही है। इंतकाल रजिस्ट्री में क्या होता है कि आपको बताया जाता है खसरा नंबर 422। अब वो जो 422 नंबर खसरा है वो आपको लट्ठे पे या अक्स पे वहां पे तो दिखा दिया जाएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड हो सकता है कि वो जगह आपकी एग्जैक्टली वो वाली ना हो, कुछ थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो। ये डिपेंड करता है कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरह से हमारे रियल एस्टेट में एक बड़ी रिवायत है कि टॉप बहुत ज्यादा लगाया जाता है, मतलब कि डीलर्स ने अपना कमीशन तो रखा ही हुआ होता है, इसके अलावा बीच में अपना मार्जिन भी सेट किया हुआ होता है कि वो प्लॉट उन्होंने 3 लाख रुपए में खरीदा है तो वो हो सकता है कि 3.5-4 लाख रुपए में आपको बेच रहे हों।
तो वो बीच में 50,000 लाख रुपए का मार्जिन अपना उन्होंने जरूर रखा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्लॉट। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आपने ट्रांसफर लेनी है उस वक्त सेलर और परचेजर, मतलब अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो बेचने वाला बंदा भी आपके साथ मौजूद हो वहां पे, ताकि आप उसे कंफर्म कर सकें कि हाँ जी मैंने इतनी पेमेंट दी है, क्या आपको वाकई इतने पैसे मिले हैं। इस तरीके को अडॉप्ट करते हुए आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं तो खरीदार से आप पूछ सकते हैं कि हाँ जी मैंने तो इतने में बेचा है, आपने कितने में खरीदा है, ताकि पता चल सके कि बीच में किसी ने कोई फ्रॉड आपके साथ या स्कैम तो नहीं किया है। इसी तरह से बेचते वक्त आपने ये भी कंफर्म करना होता है कि एफबीआर और डीसी वैल्यू क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको कितने टैक्स पड़ रहे होंगे, क्योंकि खरीदने वाला तो अपने टैक्स पे कर रहा होगा, आपने अपने टैक्स पे करने होंगे। इसी तरह से जब आपने सेल एग्रीमेंट कर लिया, टोकन बयाना कर दिया, सारा कुछ करने के बाद आपको ये कंफर्म तो हो गया कि हाँ जी ये डील ओके है, लेकिन आप जब तक सोसाइटी ऑफिस में जाके प्रॉपरली जब तक सेलर आके साइन अंगूठा और अपने बयान नहीं रिकॉर्ड करवाता, तब तक आप ये कभी भी कंफर्म ना समझें कि ये आपकी डील मैच्योर हो गई या डील क्लोज हो गई है। चीज़ों की हमेशा वेरिफिकेशन ज़रूर करें। जो आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट मौजूद है, इसी तरह एफबीआर की वेबसाइट मौजूद है, वहाँ से आप ये अपना सारे का सारा रिकॉर्ड पहले वेरीफाई करें, वेरीफाई करके टैक्सेस वेरीफाई करके देन आप ट्रांसफ़र लें। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपको ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बताया, इसके अलावा बताया कि आपको ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉमन प्रैक्टिसेस, मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप नुकसान से बच सकते हैं, डायरेक्ट डील करके आप अच्छे पैसे बचा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।